हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 18 अक्टूबर है और आज के करंट अफेयर में जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग को डिटेल में बात करना है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। इसरो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में उच्च स्तरीय बैठक हुई है, तो यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आयुर्वेद दिवस। इसके बारे में पहले भी चर्चा की जा चुकी है, लेकिन कल क्या अपडेट आया है यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। 882 सेल्फी पॉइंट, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था और ये किस मंत्रालय से रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि 882 सेल्फी पॉइंट का निर्माण पर्यटन मंत्रालय द्वारा करवाया जाएगा, तो यहां पे आप गलत हैं, आपका आंसर गलत हो सकता है एग्जाम में अगर प्रश्न ऐसा बनता है तो। उसके बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का समलैंगिक विवाह पर क्या डिसीजन आया है, और साथ ही समलैंगिक विवाह के बारे में हम लोग मतलब कि किन किन देशों में ये वैध है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर एक सम्मेलन है जिसका नाम है वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन। इसको मैंने वन लाइनर में मतलब कि बताया था कि इसका आयोजन मुंबई में किया गया, लेकिन आज हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से सामने आ रहे हैं। फिर एक और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका नाम है हिंद प्रशांत क्षेत्र में मत्स्य पालन प्रबंधन। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया और ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर एक संगठन है जिसका नाम है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था और यहां से हमारे एग्जाम के लिए कौन सा फैक्ट निकल के आएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे भारतीय सेना द्वारा लैंडिंग अटैक क्राफ्ट साइट के बारे में कि ये कौन सा अभियान है और ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। और आज के सेशन से ऐसे कई पॉइंट्स निकल के आएंगे जो कि हूबहू आप देखेंगे कि वन लाइनर में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया गया? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? आपके ऑप्शन है लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर या फिर गोरखपुर। अब देखिए, ये प्रश्न जो है यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी परीक्षा आरओ हो या फिर एपीएस हो या फिर पीसीएस 2024 हो, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और अगर नहीं भी पता है तब भी आप लोग एक प्रयास कर सकते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर आपका आंसर गलत होगा तो उसके बाद आप इस प्रश्न का राइट आंसर आप कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो के बीच हुए उच्च स्तरीय बैठक से, और जानेंगे कि यहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के सामने आए हैं। तो पहला पॉइंट है कि भारत वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजेगा। दूसरा पॉइंट है, अंतरिक्ष स्टेशन वर्ष 2035 तक स्थापित कर दिया जाएगा भारत द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगल ग्रह लैंडर और वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये जो है इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल HLV-M3 तैयार किए जा रहे हैं, और इसी HLV-M3 से वर्ष 2025 में भारतीय वायुसेना के पायलटों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। अब आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से वन लाइनर फैक्ट सामने आए हैं। तो पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर 2023 को माडी नाम से एक नए गरबा सॉन्ग को जारी किया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया था, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इस गरबा सॉन्ग का जो नाम है उसका नाम है गारबो, तो ये नाम आप याद रखिएगा, गारबो उसका नाम है गरबा सॉन्ग का। और इस गाने को ध्वनि भानुशाली ने अपनी आवाज दी है, उसका नाम है ध्वनि भानुशाली, जिसकी आवाज है उसका नाम है ध्वनि भानुशाली। और वहीं तनिष्क बागची ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गूगल और अल्फाबेट इंक के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की और गूगल को एआई शिखर सम्मेलन, जो कि पहली बार होने वाला है, पर आगामी वैश्विक साझेदारी में योगदान करने के लिए आमंत्रित किया। अब एआई शिखर सम्मेलन का जो मेजबानी कर रहा है वो भारत कर रहा है, और कहां पे किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की जीवन पर आधारित फिल्म का नाम गडकरी है, और इस बायोपिक में अभिनेता राहुल चोपड़ा ने नितिन गडकरी की भूमिका निभाया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गीडा में 144 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में स्थापित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, न्याय विभाग महिलाओं और बालिकाओं की सलामती सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दुष्कर्म और पास्को अधिनियम से संबंधित मामले की त्वरित सुनवाई के लिए देश भर में 389 विशेष पास्को अदालतों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम के लिए साझेदारी की है। तो इसरो ने किसके साथ स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम के लिए साझेदारी की है? विज्ञान भारती के लिए। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साइकी नामक एक अंतरिक्ष यान है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं, झारखंड देश का पहला राज्य बनेगा जहां पर कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, रक्षा, उभरती टेक्नोलॉजी, नागरिक विमानन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और लोगों के मध्य संपर्क मजबूत करने की संभावना पर चर्चा की है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सीरियम रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु हवाई अड्डे ने पिछले 3 महीनों से लगातार दुनिया के सबसे समय के पाबंद हवाई अड्डे के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने चीन में आगामी एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने के लिए 17 खेल विधाओं में 303 खिलाड़ियों की सूची को मंजूरी दे दी है। मतलब ये जो 303 खिलाड़ी हैं वो 17 खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात करते हैं पूजा तोमर की। पूजा तोमर यूएफसी यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अब यहाँ पे जब अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है तो उसका मुख्यालय जो है वो लास वेगास, नेवाडा, यूनाइटेड स्टेट में है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे हम बात करते हैं डिटेल में कि आयुर्वेद दिवस को लेकर क्या अपडेट है और ये न्यूज में क्यों चल रहा था। तो न्यूज ये है कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस दुनिया भर के लगभग 100 देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद की थीम पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाना है। तो आपको ये थीम याद रखना है, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। यह एक वैश्विक कार्यक्रम होगा और इसे सफल बनाने के लिए आयुष मंत्रालय को देश के सभी मंत्रालयों का सहयोग मिलेगा। आयुष मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर 2023 को धन्वंतरी जयंती यानी कि धनतेरस के अवसर पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इसको आप ध्यान रखे रहिए। आयुर्वेद दिवस का उद्देश्य आयुर्वेद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार और प्रसार करना तथा मानव जाति, पशुओं, पौधों और पर्यावरण के कल्याण के लिए इसे वैश्विक परिदृश्य में स्थापित करना है। अब आगे हम बात करते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब के बारे में और यहीं पे आज के प्रश्न का आपको आंसर मिलने वाला है। तो न्यूज ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 16 अक्टूबर 2023 को नाइलिट की 26वीं अखिल भारतीय निदेशक बैठक के दौरान नाइलिट गोरखपुर में रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया गया। तो जो आज का आंसर है कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में लैब का उद्घाटन किया गया, तो उसका आंसर होगा गोरखपुर। इसका उद्देश्य आरपीए की उभरती हुई तकनीकी में जनशक्ति को कौशल प्रदान करना है। यह फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला है जिसे उद्योग एवं शिक्षा के बीच की खाई को पाटने के लिए स्थापित किया है। अब चूंकि ये पहली लैब है तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप ध्यान रखे रहिएगा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब जो है वो गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया। अब आगे हम बात करते हैं 822 सेल्फी पॉइंट न्यूज में क्यों चल रहा था और ये किस मंत्रालय से रिलेटेड है। तो न्यूज ये है कि रक्षा मंत्रालय ने किए गए या किए जा रहे अच्छे कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए सेल्फी पॉइंट के विकास के लिए अपने सभी विभागों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। जारी किए गए दिशा निर्देशों में कुल 882 सेल्फी पॉइंट का सुझाव दिया गया है। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया कि नवाचार में वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए, युवाओं को आकर्षित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों को प्रदर्शित करने वाले डिजिटल सेल्फी पॉइंट भी स्थापित किए जा सकते हैं। सुझाव
गए कुछ स्थानों में रेलवे, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डों, मॉल, बाजारों, स्कूलों, कॉलेजों, पर्यटन स्थलों और त्योहारों समारोह के अलावा युद्ध स्मारक, रक्षा संग्रहालय भी शामिल हैं। तो आपको ध्यान देना है कि 882 सेल्फी पॉइंट कौन सा मंत्रालय बनवाएगा? रक्षा मंत्रालय बनवाएगा। अब आगे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का समलैंगिक विवाह पर क्या डिसीजन आया है। तो न्यूज यह है कि मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश पीठ ने मंगलवार सुबह समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाली मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। नागरिक संघ के बारे में एक खंडित फैसला सुनाया गया, जिसमें सीजेआई सहित 2 न्यायाधीशों ने पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि अन्य असहमत थे। अब हम बात करते हैं कि जो ये 5 जजों की खंडपीठ थी, उसमें कौन कौन से जज शामिल थे। तो उसमें थे मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा। समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 21 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि अदालत कानून नहीं बना सकती, बल्कि केवल इसकी व्याख्या कर सकती है और विशेष विवाह अधिनियम को बदलना संसद का काम है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे हम बात करते हैं और डिटेल में। सीजीआई ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि समलैंगिक लोगों के साथ उनके यौन रुझान के आधार पर भेदभाव न किया जाए। भले ही सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन 34 देश ऐसे हैं जहां पर समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह कानूनी रूप से संपन्न और मान्यता प्राप्त है। सबसे हालिया जो उदाहरण है वो अंडोरा का है। तो अभी जो रिसेंटली ऐसा देश बना है जहां पे समलैंगिक जोड़ों के बीच में विवाह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, तो वो अंडोरा है। इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से क्षेत्र में हैं जहां पे समलैंगिक विवाह मान्य है। तो उत्तरी अमेरिका की बात करें तो वहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में समलैंगिक विवाह कानूनी है। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, चिली, इक्वाडोर, उरुग्वे, गुआना में समलैंगिक विवाह वैध है। उसी प्रकार से यूरोप के कई देश हैं और एशिया में ताइवान समलैंगिक विवाह वैध है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहीं पे ओशनिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में समलैंगिक विवाह वैध है। अब आगे हम मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख लेते हैं, ये देखिए सेम सेक्स इंटरकोर्स लीगल जहां पे मैरिज है वो कौन कौन से देश हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको और साउथ अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, ये सारे देश हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो ये अफ्रीकी कंटिनेंट है वहां पे ये वैध नहीं है, केवल साउथ अफ्रीका को छोड़कर। और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे समलैंगिक विवाह वैध है। अब आगे हम बात करते हैं वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था और यहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। तो न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया और कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार में क्रांति लाएगा। भारत आने वाले दशकों में विश्व के 5 सबसे बड़े जहाज निर्माता देशों में से एक बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सागरमाला परियोजना के समुद्री तटीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सकता है। तो अब आपको करना क्या है, आपको आज जो है सागरमाला परियोजना का एक बार रिवीजन जरूर करना है। और साथ ही भारत ने यह मंत्र दिया है, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। तो ये मंत्र आप याद रखिएगा, एग्जाम में 1 लाइनर क्वेश्चन इससे बन सकता है। अब आगे हम बात करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो बता दें कि 7500 किलोमीटर से अधिक विशाल तटरेखा के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़े समुद्री देशों में से एक है। भारत का 95% विदेशी व्यापार और मूल्य की दृष्टि से कुल व्यापार का 70% समुद्री मार्ग से होता है और भारत 12 प्रमुख बंदरगाहों, 200 से अधिक अन्य बंदरगाहों और 30 शिपयार्डों और विविध समुद्री सेवा प्रदाताओं का एक व्यापक केंद्र है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में ग्लोबल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रेटिंग में सुधार हुआ है। अब ये रेटिंग है क्या, ये कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2023 के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स लिस्ट जारी किया था, जिसके अनुसार भारत की रैंकिंग में 6 अंकों का सुधार हुआ है और विश्व बैंक की इस लिस्ट के अनुसार भारत 139 देशों के इंडेक्स में
38वें स्थान पर पहुंच गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जिक्र जो है स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट यहां से प्रश्न बन सकता है, तो ये रैंक आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही ये भी बता दें कि वर्ष 2018 में ग्लोबल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 44वें स्थान पे था। तो अगर जब हमको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाना होगा तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत की रैंकिंग में 6 अंकों का सुधार हुआ है और 6 अंकों के सुधार के बाद वो 139 देशों के इंडेक्स में 38वें स्थान पर पहुंचा है। कभी कभी ये अंक भी पूछ लेता है कि कितने अंक का सुधार हुआ है या फिर कितने पायदान जो है भारत ने छलांग लगाई है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, देखे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। प्रधानमंत्री ने भारतीय नीली समुद्री अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तौर पर अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन 2023 में, जिसका की आयोजन मुंबई में किया गया। अब आगे हम बात करते हैं एक और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की, जिसका नाम है हिंद प्रशांत क्षेत्र में मत्स्य पालन प्रबंधन। तो न्यूज ये है कि चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में जलवायु परिवर्तन को अंतरराष्ट्रीय मत्स्य पालन प्रशासन में मुख्य धारा में लाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में मत्स्य पालन प्रबंधन उपायों को मजबूत करने पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किया और कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत के मछली निर्यात में 17.4 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि हुई है। तो आपको ध्यान ये देना है कि इसका आयोजन कहां पे किया गया? चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। श्री रुपाला ने कहा कि समुद्री खाद्य निर्यात दुगना होकर 63,969 करोड़ रुपए का और झींगा निर्यात 43,135 करोड़ रुपए का हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, श्री रुपाला ने कहा कि विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर इस वर्ष 21 और 22 नवंबर को गुजरात में आयोजित होने वाले पहले वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन के लिए खुला निमंत्रण उन्होंने सभी को दिया है। तो आपको ध्यान ये देना है कि पहले वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। अब आगे हम बात करते हैं विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ये न्यूज में क्यों चल रहा था। तो न्यूज ये है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पोल्ट्री उद्योग को अत्यधिक रोगकारक एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की भारत की स्वयं घोषणा को मंजूरी दे दी है। मतलब कि भारत ने एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त करने की स्वयं की घोषणा किया था और उसको अब विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे दी है। यह उपलब्धि पशु स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम है। अत्यधिक रोगकारक एवियन इन्फ्लुएंजा को सामान्यतः बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। यह भारत में पहली बार फरवरी 2006 में महाराष्ट्र में पाया गया था। एवियन इन्फ्लुएंजा एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी, मतलब जिसे हम कह लिए इन्फ्लुएंजा ए या टाइप ए विषाणु है। मतलब आपको ध्यान देना होगा कि ये जो ये है एवियन इन्फ्लुएंजा, ये विषाणु द्वारा रोग होता है जो खाद्य उत्पादन करने वाले पक्षियों सहित पालतू पक्षियों और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करता है। अब आगे हम बात करते हैं और डिटेल में। भारत के मुख्यतः 4 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पोल्ट्री क्षेत्र विकसित है। भारत विश्व स्तर पर अंडों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और पोल्ट्री मांस का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऐसे जो फैक्ट है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही बता दें कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये न्यूज में चल रहा था। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पेरिस में है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे हम बात करते हैं भारतीय सेना का लैंडिंग अटैक क्राफ्ट साइट ये न्यूज में क्यों चल रहा था, और ये हमारा आज के करंट का लास्ट पॉइंट है। तो न्यूज ये है कि भारतीय सेना देश के खाड़ी क्षेत्रों और नदी घाटियों में खोज व बचाव अभियान के लिए 8 लैंडिंग क्राफ्ट बनाएगी, जिसे प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेक इन इंडिया इन डिफेंस कार्यक्रम के तहत 6 गश्ती नौकाएं खरीदी जा चुकी हैं और इसी दौरान भारतीय सेना एक संवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रही है जिसका नाम होगा चाणक्य डिफेंस डायलॉग। ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य वैश्विक सुरक्षा और रणनीति को लेकर चर्चा करना है, जहां दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट और अधिकारी जुटेंगे। तो आप समझ ही रहे होंगे कि आज के करंट अफेयर से कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं। जैसे वैश्विक पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पे है? पेरिस में है।
साथ ही बता दें कि जो बर्ड फ्लू है वो पहली बार कहां पे देखा गया था, महाराष्ट्र में देखा गया था। ऐसे क्वेश्चन जो है ना वन लाइनर फैक्ट में बन सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और आज के करंट अफेयर में कौन सा फैक्ट निकल के आया है, विश्व मत्स्य पालन मतलब पहले वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन का जो आयोजन किया जाएगा, कहां पे किया जाएगा, गुजरात में किया जाएगा। साथ ही यहां पे आज के करंट अफेयर में ग्लोबल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की चर्चा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और सूचकांक जो है अक्सर एग्जाम में आता ही आता है, तो आपको उसको ध्यान रखना होगा कि ग्लोबल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर है। तो अगर आज का करंट अफेयर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, और मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। और साथ ही बता दें कि अब हम लोग जो है स्टैटिकल पोर्शन पे भी कुछ आपको प्रश्न यहां पे इसी चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ज्योग्राफी से शुरू किया गया है, उसके बाद आपका पैरेलल में हिस्ट्री भी चलेगा और साथ ही पॉलिटी के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।